आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज फिर एक बार मैं कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर कुछ अहम बात मैं कहने जा रहा हूं। और ये आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। हिंदुस्तान के सभी अखबार, चाहे इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, औरंगाबाद से भी निकलने वाली जितनी भी अखबार है, सबके अंदर एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें कहा गया है कि एसआई के तहत वोटर फहरिस्तों में बड़ी तब्दीलियां। गुजरात और तमिलनाडु में वोटर लिस्ट से 1,70,00,000 से ज़ायद नाम खारिज किए गए। इलेक्शन कमीशन की खुसूसी नज़रसानी पर अपोजिशन का एतराज़। एम के स्टेलियन का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। ये सभी अखबार में ये न्यूज़ है, लेकिन मैं जिस अखबार का खासतौर से हवाला देना चाह रहा हूँ वह है औरंगाबाद से शाये होने वाला एक मकबूल आम पेपर जिसका नाम है शमा रहबर। इसके फ्रंट पे न्यूज़ है, ये बैनर पे न्यूज़ है करके मैं इसका हवाला दिया। हालांकि अखबार ये न्यूज़ औरंगाबाद की औरंगाबाद टाइम्स से, एशिया है, हिंदुस्तान है, सब में आई हुई है, लेकिन रहबर का जो पेपर है इन्होंने जो है तो उसको फ्रंट के ऊपर जो है तो डाला है करके मैं इसका खासतौर से नाम भी ले रहा हूँ और ये इस खबर का हवाला भी दे रहा हूँ। अब देखिए, ये बात तो इसमें आ गई कि और आपको सबको पता है कि एसआईआर चल शुरू है। अप्रैल आने वाले, अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। ये मैंने कई बार वीडियो बना के डाला भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिप्लाई भी अच्छा आया है, काफ़ी बेदारी देखने में आई है। लेकिन फिर एक बार मैं इसको नई जाविये से कुछ बात करना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बार तो हमारे जो जितने भी समाजी संगठन हैं और एक जो सच्चे जो तो मुसलमानों के जो लीडर हैं, चाहे कोई भी पार्टी करो, उनकी जवाबदारी है। और ख़ास करके तो मैं जैसे हमेशा रिवायतन कहता हूँ कि हमारे पास जो 4 इस्लामी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनको नज़र बद से बचाए। ये मैं इनसे भी मुखातिब हूँ कि देखिए, ये तो हम देख ही रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं, सारी बात हो रही है। आज ये पूरा जो ठिकरा, ये जो पूरा अभियान जो चल रहा है, तो ये सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पे चल रहा है। वरना अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों का शब्द, अगर ये मामला हटा दिया जाए, ना देश में एसआईआर होगा, ना सर्वे होगा, ना छानबीन होगी, ना वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा, जैसा अभी तक कई सालों चल रहा था। अंधाधुंध हिसाब चल रहा था कि जैसा पेपर में आ रहा है कि भाई कई साल से लोग मरे हुए, उनके नाम यादी में है। इसका मतलब तो ये निकलता ना कि अंधाधुंध कारोबार चल रहा था। कोई अधिकारी को फिक्र नहीं होगी कि भाई हम 5 साल में एक बार जाने वाले हैं, 5 साल में एक बार हमारे पास। अरे ये नेचुरल बात है कि सबको पता है कि भाई 5 साल में कोई ना कोई मरता ही है, पैदा भी होती है लेकिन मरता भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि मरने के बाद भी जो तो जिस तरीके से उसकी एक फास्ट कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए। हर 5 साल में उसका एक निवेदन होना चाहिए कि भाई ये साल कितने मरे, क्या मरे, उसका अपडेट लेना चाहिए, उसके हिसाब से उसका नाम कट होना चाहिए। तो ये इस तरीके से काम नहीं हो पाता, बहुत सुस्त रवारी से काम होता है और उसी का अंजाम है कि आज कई लाखों लोग जो है तो नाम कट रहे हैं। बहरहाल, जो वीडियो बनाने के बाद मकसद है, अब ये तमाम जो मुसलमानों के जिम्मेदारान हैं, बड़े तवज्जो सुनिएगा आप, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। ये बहुत काम की बात है और देश में रहने वाले लाखों करोड़ों मुसलमानों के लिए बहुत एक काम की बात है और आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि हम जब भी देखते हैं कि भाई मुसलमानों पे मुसीबतें आती हैं, दंगे होते हैं, फिसाद होते हैं, बेखुद मुसलमान पकड़े जाते हैं, कोई आरोप रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जो है तो इनको छुड़ाने का काम करती है। इनके ऐसे मुस्लिमीन की जिन पे आरोप लगते हैं उनकी बड़े से बड़ा वकील लगा के पैरवी करते हैं और ये भी देखने में आता है कि किसी को 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उनको रिहाई नसीब होती है। ये ऐसे कई अखबारात में न्यूज़ छप चुकी हैं और जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में आप केस लड़ रहे तो लाखों रुपये लगता, करोड़ों रुपये लग जाता। छोटी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाना, बोले तो मजाक नहीं है। बहरहाल, ये थोड़ा सा मैं टचअप आपको इसलिए दिया इसका हवाला कि अभी देश भर में लाखों मुसलमान हैं, हर राज्य के अंदर लाखों मुसलमान की ऐसा संख्या निकल जा रही और सीधा मतलब जो गलतियां यूँ समझ लीजिए कि प्रशासन से हो रही है, तो उसकी आड़ में जो है तो कुछ लोग प्रशासन को भी बदनाम कर रहे हैं और साथ साथ में जो है तो सबसे बड़ा उसकी आड़ में जो है तो लाखों मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो नाम बढ़े हुए हैं, ये बोगस है, ये घुसपैठिया है, कुछ ये है, कुछ वो है। इस तरह का एक बवाल खड़ा किया जा रहा है जिसकी वजह से इस देश में बड़े पैमाने पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होते हुए दिखाई दे रही है और इसी की वजह से जो है तो चंद मुट्ठी भर लोग, जो फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत के लोग हैं, ये बिरादरान वतन हमारे हिंदू भाइयों को एक गलत मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं कि भाई देखो यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान कैसे है,
कैसे दोगले हैं, कैसे मतलब वतन के गद्दार टाइप में लोग हैं कि ये बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, पाकिस्तानियों को, पता नहीं कौन से बाहर के मुसलमानों को पनाह देते हैं, इनको शरण देते हैं और इनको आधार कार्ड बनाने में, राशन कार्ड बनाने में, पैन कार्ड बनाने में, पता नहीं कौन से कार्ड बनाने में इनकी मदद करते हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं, ये लोग लगाते हैं। तो अब ये छोटा मोटा मामला नहीं है। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, लेकिन जिस तरीके से रद्द-ए-अमल आना चाहिए था एक ठोस बुनियादी तौर पर, वो नहीं आया। पता नहीं क्यों नहीं आया, वो तो मेरी खुद अकल हैरान है। बहरहाल जैसा ये बताया जा रहा है कि भाई गुजरात में नाम कटे और जो भी है, तो जितने भी हमारे चारों पांचों इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए कोई मुसलमान के लीडर पर इतना भरोसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि जितने मुसलमान के लीडर रहते हैं अलग अलग पार्टियों से, ये कौम से वफादारी कम करते हैं, पार्टी वफादार ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है और यही वजह है कि आज देश भर में अगर हम जायज़ा लें तो मुसलमानों की माशी, तालीमी, हर सत्ते पर जो तबाही बर्बादी हुई, हम तो कह देते हैं कि भाई सरकार बदमाश थी, शिवसेना वाले ऐसे थे, भाजपा वाले ऐसे, उन पर आरोप लगते हैं कि इनके ये है। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे बंदे जो आमदार हुआ करते थे, खासदार हुआ करते थे, वो बड़े पोस्टों पर हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष बना करते थे, ऐवानों में रहते थे, ये क्या कर रहे थे? सवाल इनसे करना चाहिए कि भाई हमारे जब लोग थे, मुसलमानी ज़िम्मेदार थे, तो इन्होंने वैसे ठोस नुमाइंदगी करे क्यों नहीं? कौम का वो फ़र्ज़ अदा करे क्यों नहीं? जब हमारी मतलब हम पंचर पना है, हम खुद गए हुए हैं, हम खुद नाअहल है, तो उनको बोल के फ़ायदा क्या? मैं नहीं समझता। मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि इसके अंदर भाजपा की, शिवसेना की, आरएसएस की एक पैसी गलती नहीं, ज़ाती तौर से। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, हो सकता है, कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि मेरा नज़रिया ये है कि जब तो हमारे मुसलमान के नुमाइंदे 20, 25, 50 सालों में ऐवानों में थे, सरकारों में थे और इनकी बदौलत, उनकी वोटों की बदौलत सरकारें बनाया करते थे, सारी बात थे, तो फिर इन्होंने ईमानदाराना तौर से संविधान में जो गाइडलाइन दी हुई है कानून के हिसाब से, इन्होंने उनको इंसाफ दिलाने का काम किया क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, इनको अपना मुफाद प्यारा था, अपनी कुर्सी प्यारी थी, अपना इक़्तिदार प्यारा था, अपना ऐश आराम प्यारा था। हो सकता है कि उसके आड़ में उनको बहुत बड़े इनामात से नवाजे जा रहे हो, लखपति करोड़पति बन रहे हो, उनके 10 ख़ानदान के लोग को डॉक्टर बन रहे हो, बड़े बड़े ओहदे पे जा रहे हो, बड़े बड़े कंपनियों के ठेके मिल रहे हो, कमीशन मिल रहा हो, बहुत कुछ हो सकता है अंदरूनी बातों में, करके उनको कौम को ख्याल नहीं आया। ये सच्चाई है। तो बहरहाल करके मैं ना इस वक्त हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान लीडर से मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि ये कौम का काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर थोड़ा बहुत करेंगे भी तो उसके ऊपर इतनी गंदी राजनीति हो जाएगी कि वो जो काम होने वाला है वो भी सत्यानाश हो जाएगा। तब ऐसे हालात में हमारे पास जो 4 हमारी इस्लामी तंजीमें है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बासलाहियत लोग हैं, काबिल भरोसेमंद लोग हैं, उम्मत के लिए रात दिन इनके दिल में दर्द रहता है, फ़िक्रें रहती हैं, ये कोशिशें भी करते हैं, अल्लाह से मांगती भी हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ाती भी हैं, दुआएं तलब करते हैं और एक अच्छे पाकीज़ा नेक माहौल में रहकर जो है तो काविशें करते रहते हैं और शब रोज़ कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भी इंसान है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। बहरहाल मेरे चारों पांचों इस्लामी तंजीमों से मेरा अदमन गुजारिश है कि देखिए अब मेरा वीडियो बहुत ख़ास शुरू हो रहा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी हिंदुस्तान में ज़िले हैं, ताल्लुक़े हैं, ग्राम पंचायत है, यहाँ पर वोटर लिस्ट होती है, यहाँ चुनाव होता है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक वोटर लिस्ट तैयार होती है गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बेस पे जो है तो हम चुनाव लेते हैं, बराबर। तो अब ये चारों पांचों तंजीमें जो है तो एक ऐसा सेक्शन बना है, जैसा उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर समझ चलिए थोड़ी देर के वास्ते, आप एक मुश्तरका तौर पर एक लाहेमल तैयार करें और लाहेमल तैयार करके चारों पांचों तंजीमें जोड़ के उसमें कुछ वकील हजरात काबिल, कोई रिटायर है, कोई वकील है, मतलब हाई कोर्ट के है या सुप्रीम कोर्ट के है, कुछ ये हजरात जो है तो कुछ रिटायर जो लोग रहते हैं जिनको सरकारी शासन की, GR की, कानून की, कायदे की, संविधान की ये बहुत गहरी नज़र रहती है, गहरी मालूमात रहती है, ऐसे लोगों का पैनल बनाकर इनकी निगरानी में एक शोबा कायम करो और वो शोबे के अंदर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में तमाम अजला जात में, तमाम ताल्लुक़ जात में, जैसा औरंगाबाद ज़िला है तो औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम एक ऐसा शोबा कायम करो कि यहाँ पर खेड़े की, पाड़े की, मतलब ताल्लुक़ प्लेस की जो है तो तमाम यादियाँ आपके पास रहना। आप ये गवर्नमेंट से मांग करो, आप दरख्वास्त दो। अब हैरान हो रहे हैं यार, अब ये हम यादियाँ लेके क्या करेंगे? अब जैसे आरोप लग रहे हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये है, अब देखिए एक यादी होती है, ठीक है, अब एक यादी में समझो मैं रोशन गेट का है, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा समझने का। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ महानगर पालिका के रोशन गेट है, उसमें समझो 10,000 की यादी है भाई, उसमें होटल लिस्ट में 10,000 नाम है, ठीक है।
अब अगर उसमें कोई ये कह दे कि इसमें 2000 बोगस है, अब कोई इल्ज़ाम लगा दे कि इसमें 2000 लोग बोगस हैं, तो जाहिर सी बात है क्या 2000 बोगस है, इसका मतलब ये रोशन गेट में 2000 लोग बोगस रहते, ये एक सवाल पैदा होता। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 2000 लोग बोगस आए कौन, दूसरा सवाल ये पैदा होता। तीसरा सवाल ये पैदा होता कि ये 2000 लोग बोगस नाम इंदराज कराया किसने, ये तीसरा सवाल पैदा होता। चौथा सवाल ये होता है कि ये इतना बड़ा नेटवर्क अगर 2000 लोग बढ़े हुए हैं इसमें ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है बगैर प्रशासन के अधिकारियों की मंजूरी के बगैर तो नहीं हो सकता, तो इसके अंदर कौन से अधिकारी कौन से कर्मचारियों के हाथ है, ये चौथा सवाल पैदा होता। पांचवा सवाल ये पैदा होता कि भाई ये जो मुसलमान इसके आड़ में बदनाम हो रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी एक सवाल पैदा होता। और जो हालात रोनुमा हो रहे हैं, और जो हालात की बेस पर डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट बांग्लादेशी है, ये नहीं कि आप घुसपैठिया है, एक आरोप लग जा रहा है, तब मुसलमानों के जो जितने जिम्मेदार हैं सबको एक आवाज़ बुलंद होकर साफ अल्फाज में बोलना पड़ेगा कि हमको घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं, ना हम घुसपैठियों के समर्थन में है, न कभी थे न रहेंगे। अगर बांग्लादेश से इधर से उधर से अगर घुसपैठिया आ रहे होंगे तो आप सवाल को आप सरकार ये सवाल खड़े करो सरकार के सामने, और टाइम पड़ा तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप एक याचिका लगाइए कि भाई ये लाखों मुसलमान अगर आ रहे हैं, बाहर के घुस रहे हैं, तो फिर सवाल ये सरहद पे हमारे जो फ़ौज खड़ी हुई है, जो फ़ौज के ज़िम्मेदार है, तो भाई इनको इतने पावर क्यों नहीं दी जा रहे हैं कि हमारे देश के लिए जो ख़तरा बनने वाला कोई भी अगर व्यक्ति अगर सरहद पे दिखाई दे तो हम उसकी गोली मार दे, या उसे कैद करके हम उसको इतनी इबरतनाक सजाएं दे कि कोई हमारे देश की तरफ पलट के ना देखे। हम सरकार से इसे मांग करें, कोर्ट से मांग करें, ताकि करोड़ों जो लोग 20-25 करोड़ लोग और अपने जो देश भर में फैले हुए हैं, ये अमन अमान से ज़िंदगी गुजार सके। सवाल घुसपैठिया को नहीं है, सवाल घुसपैठिया का जो मसला है वो सरकार के लिए, सरकार का काम है उसको अच्छे अंदाज से निपटना, और यहाँ के ऐसे अंदाज से निपटना कि करोड़ों लोग के ऊपर आश ना आए, उनकी हिब्बल उतनी पे आश ना आए, उनकी देशभक्ति पे आश ना आए, ये सरकार की जवाबदारी है। लेकिन सरकार के साथ मिल के काम करना, सरकार के कामों पे कम से कम इस मामले की हद तक निगाह बनाए रखना, ये चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों की अखलाकी सबसे बड़ी जवाबदारी बनती है आज मौजूदा हालात में। ये आपसे मैं इसलिए भी मुखातिब हूँ कि हमने तारीख़ में पढ़ा है, हमने हमारे बड़ा सुना है कि जब देश को जब आज़ादी की ज़रूरत पड़ रही थी, खून की ज़रूरत पड़ रही थी, तो लाखों उलमाए दीन ने, मदारिस की जो मदरसे से बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ये मदारिस ने बहुत अहम किरदार अदा किया। लाखों उलमाए दीन ने जो है तो इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर लटके, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों उलमाए दीन ने जो है तो कुर्बानियाँ दी। उन्होंने ये सोच के कुर्बानी नहीं दी थी कि हम फांसी पे लटक जाएंगे तो भारत कोई बहुत बड़ा इस्लामी राज बन जाएगा, क्या है इस्लामी निज़ाम आ जाएगा, कि सब मुसलमान ही मुसलमान हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं था। बल्कि वो तारीख़ में लम्हे में आज भी दर्ज है कि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, विशेष जाति के लोग खाने से खाना मिलाकर जो है तो लड़ रहे थे, और सबका एक ही नारा था कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हमारे पिछड़ी जाति समाज के हर वो समाज का योगदान रहा इसके अंदर। मगर सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं जो फ़ख्र है मुसलमानों को, कि मुसलमानों ने अपने जितना खून बहाया है वो काबिल फ़ख्र है। इसका ज़िंदा सबूत अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल देना चाहूँ तो क्रांति चौक के ऊपर आज भी जाके देखिए सबसे ज़्यादा मुसलमान के नाम मिलेंगे। आज भी अगर दहली गेट जो दिल्ली में है वहाँ पर जाके देखिए कि शहीदों में सबसे ज़्यादा नाम मुसलमान मिलेंगे। एक मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि मुसलमानों ने इस देश को बचाने के लिए, आन बान शान बचाने के लिए तो अपनी खुद जानों के बलि का नजराना दिया है। सवाल ये है कि जब देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ने फांसी के फंदों पे लटका, हालांकि आपकी जवाबदारी क्या थी, आप तो उलमा दीन थे ना, आप तो ये करते थे भाई हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि बच्चों को इल्म दीन सिखाया जाए, नमाज रोज़े कैसे पढ़ना वो सिखाया जाए, कुछ सूरज सिखाया जाए, हम मदरसों की देख रेख करें, हम मस्जिदों की देख रेख करें, हम जो है तो इस्लाही माशरे के नाम पर जो है तो प्रोग्राम आम करें। जैसे आज माशाल्लाह तबलीग जमात काम करती है, हम खामोश तरीके से जो है तो हमारे जो मुसलमानों में जो बिद्दतें फैली हुई है, गुमराहियाँ फैली हुई है, हम उसको जो है तो वो ख़राबियाँ दूर करने का काम करेंगे, जो बुराइयाँ भी हयाइयाँ फैली हुई है उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। आप चाहते थे ये भी काम कर सकते थे, आपने फांसी के फंदे को चूमा क्यों? आपने अपनी जानों का नजराना दिया क्यों? इसलिए दिया कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ थे। आप इस पूरे भारत, अखंड भारत से आप जुल्म अत्याचार का खात्मा चाहते थे, और आपका नज़रिया ये था जो हमने किताबों में पढ़ा, मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर सभी समाज धर्म के लोग फूले फले, प्यार मोहब्बत भाईचारगी के साथ रहे। ये आपका मिशन था, ये आपका नज़रिया था, ये आपकी सोच थी जो हमें आज भी किताबों में तहरीर तौर से पढ़ने को मिलती है। तो सवाल ये है कि आज जब लाखों मुसलमानों पे मुसीबत आई भी है तो आपको भी कुछ रिवायत से उठकर काम करने की ज़रूरत है।
रिवायत से उठकर, जैसे उलमाए दीन ने जो है तो मस्जिद के मेंबरों को छोड़ा, मदरसों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा और फांसी के फंदे पे लटके। हालांकि उनकी जवाबदारी नहीं थी, जवाबदारी आम जनता की थी। ये तो मौलवी मुल्ला थे ना भाई, बोलते ना मौलवी मुल्ला है, एक रफ अंदाज से होते लोग, लेकिन इनका मुकाम बड़ा ऊंचा है, ये कोई नहीं जानता। बहरहाल मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने रिवायत से हटकर फांसी के फंदे को चूमा था, तो आप आज भी आपको जो है तो नए हालात के अंदर जो है तो अब ऐसी रणनीति, ऐसी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है ताकि मुसीबत आने से पहले वो मुसीबत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं और उस मुसीबत को हम मुसीबत आने से पहले ख़त्म कैसे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गए, ये पकड़े जा रहे, कोर्ट में जा रहे, 5 साल केस चढ़ रहा, लाखों रुपए लग जा रहे, फिर छुटके आ जा रहे। अब ये अजीब गरीब हो गए, एक अजीब गरीब मायूसी है, एक अजीब गरीब एहसास कमतरी है। अब कुछ ऐसे लाहेमल, कुछ ऐसे प्रोग्राम तश्कील दिए जाए कि मुसलमानों पे जो आने वाली बलाएँ हैं और बला के बाद जो एक नया फितना उभरने वाला है, वो फितने का भी खात्मा हो, वो बलाएँ आने से पहले दफन हो जाए। इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे बड़ा कदम कह सकते हैं, आज जो देश भर के मुसलमानों पे, जो तो हज़ारों लाखों मुसलमानों पे जो बला कह सकते हैं, जो संकट कह सकते हैं, जो लटकती तलवार कह सकते हैं, वो है SIR, उसके बाद NPR। ये 2 मसले हैं जिसके ऊपर आपको जो है तो बहुत संजीदगी के साथ पूरे हिंदुस्तान में तमाम अज़ला जात में, तमाम ताल्लुक़ जात में आपको काम करने की ज़रूरत है। जो मैं समझता हूँ कि बस कई जगहों पे देखने में आ रहा है कि भाई मतलब काम हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ना कि वक्त से पहले करने की ज़रूरत है। अब अक़लमंदी का तकाज़ा क्या है कि भाई मेरा घर के दरिया किनारे है और मुझे पता है हर साल में सैलाब आता है, या तो मैंने घर खाली कर देना, या तो मैंने घर दूर बना लेना, या नहीं तो फिर मैंने कोई ऐसा इंतज़ाम कर लेना कि भाई मेरी जान ना जाए, बराबर है। लेकिन अगर मैं वो काम नहीं करूँ और बस रहूँ, फिर बारिश का महीना आ जाए और बाद में मेरा घर बह के चल जाए और मैं भी चल जाए या मेरे परिवार भी चल जाए और मेरे बाल बच्चे डूब के मर जाए, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप मुझे सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान करार देंगे कि इंसान, जब तेरे को मालूम था कि तेरा घर नदी किनारे है, सैलाब आने वाला है, तो तूने वक्त से पहले तूने अपने बाल बच्चों को बचाने का काम किया क्यों नहीं? तो कौन सी गफलत में था? फिर बोला है कि ये अल्लाह का फैसला था। ये तो अहम खाना बात होगी। अरे भाई अगर हम कोशिश करें उसके बाद कुछ हो जाए तो बोल सकते हैं अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे। एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे अल्लाह का फैसला था, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो कुछ यही हाल जो है तो आज मैं समझता हूँ, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, ये आज हमारे बड़ों से गलतियाँ हो रही हैं जो उनके ऊपर ज़्यादा, जैसा आज हम वक्फ बोर्ड को बचाने का काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की इमलाक को बचाने का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अफजल, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ उस उम्मत मुस्लिमा, जो लाखों मुसलमानों की जो बलाएँ आने वाली है, उस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बड़ी हैरत होती है साहब कि जो समाज ने, जो कौम ने इस मुल्क पे 950 साल हुकूमत की, जो समाज ने, जो कौम ने इस मुल्क के मतलब 3 बर्रे आज़म, मतलब एक आधे से ज़्यादा दुनिया पे हुकूमत की, इतना सलीक़ा रखते हों, ये काबिलियत रखते हों, वो कौम एक टाइम में 2-3 शोबे पे काम नहीं कर सकती। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। फिर कहते हैं कि एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं, फिर कहते हैं कि हम अच्छाई का एक पैगाम फैलाना चाहते हैं, हम तमाम मज़लूमों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, हम मज़लूमी की आवाज़ बनना चाहते हैं, और हम ढंग से 2-3 शोबे पे जो है तो काम नहीं कर सकते। जैसा आज वक्फ बोर्ड पे काम हो रहा, तो ऐसा लग रहा पेपरों में देखने के बाद, मीडिया में देखने के बाद ऐसा लग रहा कि मुसलमानों का पूरी बका, पूरी फलाह बहबूद, पूरी तरक्की, पूरी डेवलपमेंट, पूरी परेशानियों का हल जो है तो वक्फ बोर्ड में छुपा हुआ है। यानी वक्फ बोर्ड बचेगा तो गोया हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों की दलंदरें निकल जाएंगी, परेशानियाँ निकल जाएंगी और वो फूले एकदम खुशहाल हो जाएंगी। एकदम अजीब सूरत हाल एकदम, जबकि मजमूई तौर से मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से भी कुछ नहीं मिला और आने वाले वक्त में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब हुकूमत ऐसा शिकंजा कसा है, अब कुछ भी नहीं कर सकते और हमारे लीडर भी कुछ नहीं कर सकते। जब उनके हाथ में था जब नहीं करे, अब तो बहुत बुरी उसकी बात होगी। अब तो सीधा बिल्डोजर है, अब ज़्यादा एड़े चाले करने काम ही नहीं रहे। अब तो बिल्कुल सीधा अदब के दायरे में। बोलने का मतलब ये आ रहा कि इसके ऊपर कब एक लाहेमल बनेंगे आप? जैसा वक्फ बोर्ड के ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभियान लेके चढ़ा और वो पोर्टल करो, ये करो, वो करो, वो करो, और जो पेपरों में छप रहा है कि भाई यादिया में से नाम बढ़ जा रहे, कट जा रहे, ये हो जा रहे, तो बहरहाल इसके ऊपर कब तवज्जो देंगे आप? तो ये वीडियो जो बनाने का जो मकसद था, इसके अंदर मैं खाली एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत सी बातें रिवायतन मैंने पहले भी कह चुका हूँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ये कर रहा हूँ
कि अब जो हमारे चारों पाँच इस्लामी तंजीमें हैं, जैसे जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, सुन्नी जमात है, अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है। आप मुसलमानों के एक बड़े मसीहा है आपका मुकाम अल्लाह के नज़दीक भी बड़ा है और इस उम्मत के नज़दीक भी बड़ा है। करके मैं आपको मुखातिब हूँ। आप तमाम हिंदुस्तान के अजला जात में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो ज़िला जात रहते हैं अपने अपने ज़िला के ऊपर, वो जो यादियाँ 2002 की यादी, कुछ ये यादी आप कलेक्ट करो। एक कानूनी जो तरीक़ाकार होता है वो हासिल करने का तरीक़ाकार होता है, वो रुजू हो, और वो करके जो है तो उसके लिए एक अलग शोबा अपने ऑफिस में बनाइए। और तमाम पुरानी 2000 की यादी, उससे पहले की कुछ यादियाँ मिलती होंगी तो वो भी लाइए, और आज की करंट की जो यादियाँ छपी हुई है। क्योंकि होता क्या है, अब आप बोल रहे होंगे यार जनाब आप पागल हो गए क्या, ऑनलाइन का ज़माना है ना, क्या टाइम पास कर रहे हैं हमारा भी। अरे मगर ऑनलाइन का रिमोट किसके हाथ में रहता, तुम्हारे हाथ में रहता है क्या। अभी मेरा नाम समझो ये ऑनलाइन की यादी में है, हाँ, अब कल को नहीं होऊंगा, कल को मिस हो जाएगा, उड़ जाएगा, तुम किसको बोलेंगे। अब वहाँ जाएंगे तो बोल देंगे वो टेक्निकल ऐसा होगा वैसा होगा चेक कर रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, यानी है ना गड़बड़ की बात है। अरे भाई जिसका रिमोट कंट्रोल ऐसे हाथों में है कि जहाँ पर लापरवाही ज़्यादा देखी जा रही है, तो आप कौन सी मतलब बात को लेकर फिर आप मुतमईन है। ये है मेरे बोलने का मतलब। तो आप क्या करो, ऑफलाइन जो यादियाँ आती हैं इलेक्शन की, जिसको देख के लोग चेक करते हैं, वोटर यादी चेक करते हैं पोलिंग बूथ के ऊपर, वो तमाम यादियाँ जो पिछले साल की है, पिछले आमदार खासदार के इलेक्शन की है, पिछले ग्राम पंचायत की है, जो भी है, ये तमाम यादियाँ कलेक्ट करो, बाज़ाब्ता उसको मतलब स्कैनिंग करके जो है तो और डेटा करके जो है तो अपने रिकॉर्ड पे रखो। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये से मैंने आपको मिसाल दिया कि भाई ये साल की यादी में रोशन गेट में आप खाली एग्जांपल दे रहा, और ये एग्जांपल पूरे हिंदुस्तान के हर महल्ले पे, खेड़े पे, पाड़े पे, शहर पे, छोटी पे, बड़ी पे, बस्ती पे लागू हो जाता। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से बात को। जैसा मैं रोशन गेट में है, अब रोशन गेट के अब ये साल की यादी में 10,000 नाम है। मैं खाली वार्ड की बात कर रहा, प्रभाग की बात नहीं कर रहा, 10,000 की यादी है। अब कल को अगर कोई इल्ज़ाम लगा दे, इल्ज़ाम आ जाए कि भाई ये यहाँ पर 2,000 है, बोगस है, ये है, तो हमारे मालूम रहना ना कि भाई हमारे पास तो ये साल 10,000 थे, तो 2,000 बढ़े कैसा, ये ऑनलाइन में दिख रहे कैसा। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा माहौल बन जाए, कुछ फर्जी माहौल बन जाए, कोई अफवाह फैला दे, कुछ कर दे, तो हमारे पास कानूनी कुछ शक्ल को दस्तावेज रहना ना कि भाई हमने याद दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मतलब औरंगाबाद के ज़िला इंतज़ामिया से हमने बाज़ाब्ता स्टाम्प मार के मोहर के साथ उसके जो भी तरीक़ाकार होता हमने लिए थे, और हमारे यादी के हिसाब से हमारे मोहल्ले में 10,000 लोग हैं। अब ये बोलेगा हमारे मोहल्ले में 2,000 घुसपैठिया है, तो यादी के हिसाब से हमारी आबादी इतनी 2,000 है कहाँ। तो ये जो शरारत हो रही, ये जो अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा, जो मुसलमानों को कहने कहीं चंद जो मुट्ठी भर फ़िरका परस्त नज़रियात के हामिल जो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे, हम इनको कानूनी तौर से मदल्लल जवाब दे सकेंगे। और टाइम पड़ती तमाम सबूती की रोशनी में हम सरकार से भी नुमाइंदगी कर सकेंगे, पुलिस प्रशासन से भी नुमाइंदगी कर सकेंगे, और हाई कोर्ट से भी नुमाइंदगी कर सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकेंगे कि साहब औरंगाबाद ज़िले के अंदर मतदार ये यादी है। अब इसमें एक दूसरा सवाल, ये तो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब सवाल ये है, अब ये भी बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। जैसा कहा जा रहा है कि भाई बहुत से लोग मर गए, इंतकाल हो गए। अब जाहिर सी बात है, तो ज़्यादातर जो रुझान देखते हैं हम, ज़्यादातर यानी कि भाई 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग अगर इंतकाल हो गए, तो 1 लाख में तो बहुत कम ऐसा होता है कि भाई 5-10-15 हज़ार जवान मरते, जैसे इसकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, या कोई 1 साल का है, बचपन में मर गया, ऐसा ये आंकड़ा कम रहता। लेकिन 1 लाख में जो मजमूई आंकड़ा आता, जो इंतकाल का जो आंकड़ा रहता उम्रों का, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, कोई भी समाज के रहो, वो उम्र आती है 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कम ज़्यादा एवरेज। सिर्फ 10-15% ऐसे रहते हैं जो किसी हादसे में बोलो, बीमारी में बोलो, ये इसमें उसमें इंतकाल हो जाते, 10 या 15% या 20% पकड़ लो, तो 80% का आंकड़ा क्या आता मजमूई तौर से, जिसकी उम्र 55 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 75 साल है, 72 साल है, ये उम्र आती। यानी कि 60-70 साल बोले तो हमारे आबाजदा, यानी अगर हम कोई लड़का अगर आज की तारीख में अगर 20-25 साल का है, तो जाहिर सी बात उनके वालिद साहब की उम्र, वालदा की उम्र 55-60 साल के आसपास रहती, बराबर है, ठीक है। अगर मैं हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 52-53 साल है, तब जाहिर सी बात है जब मेरी उम्र 52-53 साल है, तब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, काफ़ी अर्सा हो गया। बाद में फिर उनकी उम्र मिला लिए तो वो आंकड़ा चल जाता 80-90 साल का, 70-80-90 साल का वो आंकड़ा चल जाता, उनको इंतकाल का वक्फा मिला के और ज़िंदगी का वक्फा मिला के, यानी कि वो उनका जो नाम है यादी के अंदर, वो कितने साल पुराना हो गया, 60 साल पुराना हो गया। एक बता रहा मैं आपको, अब भाई मेरे वालिद ने भी मतलब करे होंगे ना, वोट मारे होंगे ना उनके ज़माने में, बराबर है, जितने भी इंतकाल गए तो इन्होंने वोट मारे होंगे ना, वो मर गए, इंतकाल होने के बाद अलग शक्ल होगी। लेकिन अब सवाल ये है, सरकार इनको हटा रही। अब ये नाम भी जो है तो नई जनरेशन के लिए बड़े कारआमद है,
बड़े कारआमद है। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा, और ये एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान पे फिट हो जाता। इसको हल्के मत लो आप, इसको हल्के बिल्कुल मत लो। मैं अब फिर दोहरा रहा हूँ कि जो मैं सिर्फ मेरा सिंगल है आपको एग्जाम्पल दे रहा, ये एग्जाम्पल तमाम महाराष्ट्र, तमाम हिंदुस्तान, तमाम गली कूचा, खेड़ा पाड़ा, छोटी बस्ती टांटा, हर एक पे, हर घर पे, एक एक फर्द पे लागू हो जाता। अब हैरान हो रहे होंगे ऐसी कौन सी मिसाल है। जैसा मैंने कहा कि मैं मिसाल देता, मैं अब इत्तेफाक से मेरे पास डॉक्यूमेंट्स गुम गए, या हो सकता है कि भाई मेरा नाम ही यादिया में कुछ गलत आ गया, कुछ ऐसा नाम आ गया कि मैं खुद इनकार कर रहा कि भाई ये मेरा नाम नहीं, मेरा नाम ही गलत है, मेरे बाप का नाम तो अब्दुल रहमान है, इसमें अब्दुल रहीम आ गया, टेक्निकल मिस्टेक होगी ना। अब सवाल ये आ रहा कि अगर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो अगर मेरे को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम झूठ बोले, तुम घुसपैठिया हो सकते, बताओ तुम कहाँ से आए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, तो भाई मैं तो ढंग की झूठ बोलूँगा ना कि साहब मेरे बाप दादा यहाँ खड़े हुए हैं, मेरे बाप दादा की मैं औलाद हूँ, ये महल्ले में पुराने हैं, तो अब ये इंतकाल का जो कुछ 10 सर्टिफिकेट रहेगा, उनकी पुरानी यादी में उनका नाम रहेगा, भले वो इंतकाल कर गए, लेकिन आगे लिखा रहा था ना डेट, मृत्यु झालेली आहे, तो वो प्रमाण पत्र भी जो है तो SIR के टाइम, NPR के टाइम बड़ा कारआमद साबित होगा। इसको ध्यान कर लो आप। तो अब जो नामा हट रहे ना, तो भाई ऐसा कोई निज़ाम है क्या, मुझे तो अभी तक जानकारी नहीं मिली ना, पेपर में आया, उसकी बुनियाद पर बोला ऐसा कोई निज़ाम है क्या। जैसा मैं बोला भाई कि भाई अब मेरे को मांगा जा रहा है कि बताओ भाई तुम्हारा पूर्वज का बताओ, लेकिन मैं बोला भाई वो पहली दूसरी पास थे, वो अनपढ़ थे, जैसा जो भी थे, लेकिन वो उनका नाम यादी में था और वो वोट देते थे, और मैं उनकी औलाद है। तो अब जाहिर सी बात है फिर मेरे लिए तो वो जो उनका जन्म मृत्यु जो ज़माने में वोट देते थे, और वो एक जन्म जो उनका इंतकाल का जो सर्टिफिकेट था, जिसको बोलते हैं हमें मृत्यु प्रमाण पत्र, इंग्लिश में बोलते हैं डेथ सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट और उनका वो मतदान कार्ड, वो पुराना यादी, अब वो नाम ये करेंगे तो एक आसानी हो जाती बोलने का मतलब, बड़ी परेशानी से बचते। तो वो डेथ सर्टिफिकेट और पुराना 35 साल 40 साल पुराना जो गलती से चल रहा था, चक्री चल रही थी कि सालों साल निकल जा रहे हैं, लेकिन नाम अटका हुआ है, अटका हुआ बोले तो उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब जिंदे की शक्ल में पड़ा हुआ है कि मुर्दे की शक्ल में पड़ा हुआ है, अल्लाह को मालूम। वो तो यहाँ जिंदों के नाम में लफड़े हो जा रहे, वो तो बेचारे इंतकाल अल्लाह कुछ प्यारे हो गए। मतलब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा कि वो नाम भी जो है तो आने वाले SIR में, NPR के अंदर बहुत ही एक मरकज़ी और बुनियादी एक ठोस किरदार अदा करेंगे। तो हमारे जो चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि तमाम यादियाँ हिंदुस्तान भर पे, जैसा आपने अभियान चलाया ना, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर वक्फ की ज़मीन है, उसको ढूंढा जाए, उसको तलाशा जाए, उसका जो है तो पोर्टल पे डाला जाए, भारत सरकार के, महाराष्ट्र राज्य सरकारों के इल्म ध्यान में लाया जाए, उसके गेजेट कापी को संभाल के रखा जाए, गेजेट कापी के हवाले से उसमें दर्ज किया जाए, उसके तमाम जो हक़ाइक़ है, शवाहिद है, सबूत है, उसको उसका इंदराज उसमें डाला जाए। ये सारी बातें करें ना आप, तो ये तो बेज़बान ये तो बेज़बान बेजान ज़मीन है ना, ये ना भाग के जा रही है ना कुछ है। अब ज़मीन ना हिंदू है ना मुसलमान है थोड़ी देर के वास्ते, बेशक अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन कुछ है क्या, कुछ जात है कि धर्म है कि समाज है, क्या है, कुछ भी नहीं है। धरती माँ है, कोई धरती माँ कह के पुकारता है, कुछ ज़मीन कह के पुकारता है, कोई धरती कह के पुकारता है, कोई सरज़मीन कह के पुकारता है, कोई वतन की मिट्टी कह के पुकारता है, अपना अपना अंदाज़ है चाहने का। तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि जो ज़मीन अगर आपको नहीं भी मिली तो नुकसान तो है ही, वो बात सही है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, बड़ों बड़ों की कहावत है कि जान बोलते ना, पगड़ी रही सलामत तो जान हज़ार। उस तो बोलने का मतलब ये आ रहा कि जो उम्मत मुस्लिमा जो आने वाले ज़्यादा नहीं, साल 6 महीने में एक बड़ी मुसीबत से दो चार हो सकती हैं, तो इसके ऊपर आपके पास क्या लाहेमल है। क्या आपने ये सोच के बैठे क्या कि महाराष्ट्र में 10-15 लाख मुसलमानों पे कार्रवाई होंगी, फिर हम वकील खड़े करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर हम 1 लाख का धरना निकालेंगे, 1 लाख का मोर्चा निकालेंगे। अरे भाई, कानून की बात, कायदे की बात कानून से करेंगे कि मुँह से करेंगे। आप अदालत पे खड़े रहेंगे तो सबूत देंगे कि ओरल बोलेंगे, कि वहाँ पर भी डाले के बाद चलेंगे कि जज साहब आपको क्या मालूम, हमारे पूर्वजों ने फांसी के फंदे को चूमा है, हमने अपना खून बहाया है, ताजमहल हमने दिया है, मकबरा हमने दिया है, पंचक्की हमने दिया है। जज साहब कैसा बोलेंगे? अरे बोलेंगे मौलाना साहब ये SIR का लफड़ा चल रहा है, ये आज़ादी की कोई भाषण नहीं चल रहे यहाँ पर। आपको ये बोला जा रहा है कि ये लोग पकड़े गए, इनके ऊपर ये शक, ये पकड़े गए तो इनके पास शक शुबा किया जा रहा है, इनके पास कागज़ों की कमी है, पुर्तता है, इसके बारे में आपके पास क्या एविडेंस है, या आप उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, या किस तरह से अपना पक्ष रखना चाहेंगे। वही इस पस मंज़र में बात होंगी कि डाले के बाद चलेंगी। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। तो तमाम हिंदुस्तान में
जैसा वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड था, पोर्टल पे डालो, पोर्टल डालो, तो जितने यादियाँ है पुरानी करंट की जहाँ भी चुनाव हो रहे होंगे, ये तमाम यादियाँ को आप सर्टिफाइड करके लेके, जो भी उसका तरीक़ाकार होता है कानूनी, उसकी पूर्तिता करके उसके एक अलग से शोभा बनाइए। और तमाम ज़िले की यादी, जैसा भी मैंने आपको जिक्र किया, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा, ये चारों का एक मुश्तरक तौर पर दफ्तर बनाइए, और वो दफ्तर के अंदर सिर्फ ये इलेक्शन के रिकॉर्ड, मालूमात, इंफॉर्मेशन नहीं रहना, चीज़ रहना कि भाई पुरानी यादी में किसका है। ऐसा मैंने बोला कि साहब वो मेरे को मेरे वालिद साहब की बहुत ज़रूरत पड़ रही कि मेरे वालिद साहब पूरा, मेरे पास उनका कुछ है नहीं, लेकिन उनका यादी में नाम है, एक पुराना कागज़ है। अब वो कागज़ ही बराबर, वो बड़े ऑफलाइन को चेक कर रहे कि भाई तुम्हारा ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि वो ऑफलाइन है। अब बहुत से ऑफलाइन को गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी, मतलब स्कैनिंग करके, अब वो रिकॉर्ड पे है नहीं है, मसला है। लेकिन मैं ये बोला कि भाई वो वोट भी देते थे, या उनको पुराना राशन कार्ड में नाम भी था, तब वो नाम था बोले तो बोलने जमेंगे नहीं ना कि नाम था बोल के। अगर वो कागज़ यादी में मिला कि हाँ भाई बराबर है, बराबर ये इनके वालिद साहब की फ़ोटो, ये उनका नाम, महल्ले का पता भी ये बराबर है, इनके नाम के अंदर ये बराबर है, तो थोड़ी हमको क्या मिलेंगी, एक सपोर्टिंग मिलेंगी। हालांकि ये भी कई भारत की नागरिकता को साबित नहीं करता, जैसा गाइडलाइंस आई है। सबसे बड़ी मजबूत जो गाइडलाइंस ये कहा जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र 1987 के बाद, 1987 के पहले में जो लचक है, हमारे जो चारों पाँचों काबिल एहतराम जो उलमा इकराम है, तंजीमों के, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए 87 से पहले जो है ना, तो इसके अंदर एक भरपूर लचक है। लचक क्या है, मोटे मोटे अल्फाज में, कि जैसा मेरे वालिद हैं, पढ़े हुए, उनकी टीसी मेरे पास है, जैसा ऐसे सैकड़ों लोग होंगे, को पढ़े हुए है, किसी खेत लिए हुए है, कि ने कुछ गाड़ी ली हुआ है, कि ने मकान लिया हुआ है, कि इसका 7/12 में नाम है, कुछ मुतवल्ली था, कुछ ये था, कुछ निकाह नाम है था, कुछ पुराने ज़माने में गाड़ी ली हुई है, कुछ जो भी है, मतलब उनकी कुछ सरकारी महकमे में थे, प्राइवेट में थे, कंपनी में थे, कहीं ना कहीं ऐसे दस्तावेज रहेंगे कि जिससे ये बात सिद्ध करने में, समझने में, समाज समझाने में आसानी होंगी कि भाई हम यहाँ के ही रहने वाले थे, और जो पुरकुंडा किया जा रहा है, जो आरोप अफवाह फैलाई जा रही है, पूरी तरह से गलत है। तो ये अगर हमारे पास कुछ रहेंगे ही नहीं और हम ये बोलेंगे था, अब था बोले तो था के बाद सीधा बांग्लादेशी जा रहा। अब ये बात को समझ लीजिए, आप बहुत खुल के खोल रहा हूँ। था का मतलब बोलेंगे हमारे पास, अब था बोले तो उसका मतलब कुछ था नहीं, बांग्लादेशी है तू, मतलब ये परिवार ईच है। भाई आरोप लगाने के वक्त उससे क्या आ जाएगा? आप मेरी बात का बुरा ना माने, अरे भाई आरोप लगाने के वास्ते क्या आ जाएगा? भाई मेरे पास कोई गाड़ी है समझ के चलो, और मैं बोला साहब मेरी गाड़ी है, तब एक ट्रैफिक पुलिस वाला बोले, कोई भी पुलिस अधिकारी क्या बोलेगा, आरटीओ का, भाई तुम्हारे कागज़ बताओ, इसका क्या रहता हो, आरसी बुक क्या क्या तमाशे रहते। अब मैं बताऊंगा तो बोलूँगा साहब बराबर है, मेरा नाम है, मेरा आधार कार्ड पे मेरा नाम है, मेरा नाम ही ये है, अधिकारी चेक करेंगे, बोलेंगे ठीक है जाओ। और मैंने कहा साहब मेरे पास कोई बुक नहीं है, अरे मेरी गाड़ी है, मैंने खरीदा हुआ है, और इसकी नोंद भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे? अब आप ही बोलो, आप किसका मतलब क्या निकलता? इसका मतलब मैं झूठ बोला, ये गाड़ी में चुरा के लाया हूँगा, मैं चोर रहूँगा। अरे भाई मोटे तौर से कुछ भी सोच सकते ना, जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो कुछ भी नाम लगा सकते कि गाड़ी तुमने चुराए होंगे कैसे, हालांकि मैंने खरीदा उसको। अरे भाई कुछ तो कुछ रहता ना, बॉन्ड कुछ तो भी, कि भाई साहब मैंने फला से लिया, उसका मेरा बॉन्ड है, कुछ तो रहता ना। अब तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा और तुम बोली गाड़ी मेरी है, जमता कैसा? एक मिसाल दी आपको समझने के वास्ते, तो मतलब कागज़ की इतनी अहमियत रहती। तो बहरहाल हमारे जो चारों पाँच इस्लामी तंजीम जिम्मेदारों से मेरी हतपन गुजारिश है कि पूरे हिंदुस्तान भर में जैसा आप वक्फ बोर्ड का डाटा कलेक्ट कर रहे, तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। देखिए मुझे ये ना समझें आप कि छोटा मोटा समाज सेवक है, सोशल मीडिया वाला है, हमको सिखा रहा गया, हम हिंदुस्तान को लीड कर रहे हैं, हम ये है, ये ओवर कॉन्फिडेंस मत जाओ आप। देखिए हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, बड़ों भी कहते हैं, अगर 10 साल का बच्चा भी आपकी बात करें, अगर वो बात एकदम शौर के साथ करें तो उसकी बात नहीं मानना चाहिए। मेरे आपको गुजारिश है कि मुझे हल्के मत ले, मैं बड़ी गहराई बढ़ाऊँ। इसको आने वाले जो तूफ़ान जो आने वाला है, और कैसे कैसे इल्ज़ाम तराशियाँ होने वाली है, कैसे कैसे अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले हैं, और कैसे कैसे चंद मुट्ठी भर लोग फ़िरका परस्त ज़हनियत के लोग गए तो इस मुल्क का अमन अमान जो बिगाड़ने की कोशिशों में है, या हिंदू मुसलमानों के दरमियान में जो तफरीक़ा डालने में, गलत फहमी का अंबार लगाने में जो कुछ भी कोशिश में है, अगर आप चाहते हैं कि ये माहौल पैदा ना हो, ये बड़े पैमाने पे ना हो, वो तो होने वाला है थोड़ा बहुत, वो बचने वाला नहीं है। ये बात आप बॉन्ड के ऊपर लिख लो, बचने वाला नहीं है, क्यों कहीं ना कहीं लफड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं कमियाँ रहेंगी, कहीं ना कहीं पेचीदगी रहेंगी, उससे एक वीक पॉइंट रहेगा, वीक पॉइंट से 100 बातें पैदा होंगी, 100 बात से फिर अफवाह पैदा हो जाएंगी। साफ़ सुथरी बात है। बोलने का मतलब ये है,
आखिर फिर आपको दोहरा दूँ, इतना तफसील से मैं, हालांकि मैं 5 मिनट बोल सकता था, काफ़ी लोग शिकायत होती है 3-4 साहब कम बोलो। मैं बोलता यार ये कौम की इतनी बड़ी दास्तान है, अगर ये इतनी कौम मतलब शऊर वाली रहती थी तो इतने लफड़े नहीं बढ़ते थे, करके इतनी बारीकी से बोलना पड़ रहा। हालांकि हमारे बड़ों ने पहले काम कर लेना चाहिए था, ये पहले काम करना चाहिए था, लेकिन हमारे पास एक अजीब गरीब कल्चर पाया जाता है कि हम सही टाइम पे काम नहीं खाते, हम सही टाइम पे काम नहीं करते, और जब बुरा वक्त आता, जब वो वक्त निकल जाता, तो जब जूते खाते, जलील भी होते, शर्मिंदा भी होते, हाथ पैर भी पड़ते, फिर सरकार से इल्तिजा करते, सरकार हमारा करो ना। ये जब इसकी मिसाल मैं क्या दूंगा, उम्मीद पोर्टल सरकार ने इज्जत से बोली थी कर लो, तो हमारे बड़ों ने क्या बोले, नहीं करने का, हम नहीं मानते गवर्नमेंट को। बाद में झक मार के माने के नहीं। अब 2-4 महीने खाली गए, उसको कौन करेंगे आप? जो 2-4 महीने खाली गए मुसलमानों के पूरे इंडिया लेवल के पर, उसका नुकसान कौन भरपाई करेगा? उसका जिम्मेदार कौन लेगा? और कोई ना कोई लेना पड़ेगा ना आपको। जैसा आप जेल से छुड़ाए बोलते हैं ना, हमने छुड़ाई, ये तंज में छुड़ाई, उसका नाम आ रहा ना। ये जो मुसलमानों का बांधकाम हो रहा, ये जो भी हुआ, तो इसका भी लेना पड़ेगा ना, कि हमारे से गलती हुई, इतराफ़ करना पड़ेगा ना। क्या हम ये बोल के करें कि नको भाई जान दो, हमारे बड़े माफ़ कर दो? और हमारे बड़ों से कोई ऐसी गलतियाँ हो जाए कि पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो हम क्या ये सोच के बैठेंगे कि हमारे बड़े जान दो, माफ़ कर दो? ऐसा नहीं चलता ना। अरे भैया, अगर आपके जहन में नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो हम आपको बोल रहे ना। और हम भी इतने बच्चे नहीं ना, आप यकीनी तौर से बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं, आपका हम एहतराम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन हमारी 52-53 साल उम्र हो रही ना, हम भी सहाफ़त के मैदान में, इसमें मैदान में है ना। हम भी जो तो मुल्क गिर के आलस जो सहाफ़त पे, बड़े बड़े आर्टिकल्स पे, उनके बयानात पे, फ़िरक़ा परस्तों के बयानात पे, उनके बयानात पे हमारी गहरी नज़र है ना। वो तो उठे छोटी छोटी बोलते रहे, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये बड़ा जो सैलाब आएंगे ना, उसमें हम बिल्कुल कामयाब रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान भर में जितनी भी महानगर पालिका की यादी, नगर पंचायत की यादी, जो वोटर यादी होती, वो ला के अपने उस पर बार रिकॉर्ड पे रखो। क्योंकि खेड़े पाड़े के अंदर मुसलमान रहते ना भाई, 200, 300, 500, 1000, 2000 आबादी रहती ना, वो यादी आपके पास रहना, सेटिस्फाइड यादी रहना, कि ऐसा नहीं रहना कि भाई तुमने छाप लिए होंगे या तुम्हें हमको बता रहे क्या, नहीं। वो क्या सा तरीक़ाकार रहता कि भाई गवर्नमेंट से हमने लिए, ये अधिकारी के सहन है, इस तरीके से कानूनी कार्रवाई करके उसको अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करो। और दूसरी बात, जो नामा जो उड़ रहे, जो खास कर जो इंतकाल हो गए, तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि भाई एक फ़र्ज़ करो, ऐसा मेरे को ज़रूरत पड़ी, मेरे वालिद साहब का इंतकाल होगा था, लेकिन मेरे को ज़रूरत पड़ी कि भाई वो भी कागज़ की मेरे लिए बहुत अहमियत वक्त के हिसाब से अहमियत बढ़ जाती है, तो फिर मैंने वो यादी का पेज कैसा निकालना, वो अब मेरे को खुद नहीं मालूम कि वो कौन सी यादी में है, पेज नंबर क्या है, वो बूथ नंबर क्या है, वो क्या क्या तमाशे, मुझे खुद भी नहीं मालूम, मिसाल जैसा। तो भाई अगर ये ऐसे एड़े बौले लोग, मतलब ऐसे मतलब सादे भोले भाले लोग अगर लाखों में निकल लेंगे, तो उस वक्त आप इनकी मदद कैसे करेंगे? अरे गवर्नमेंट बोलेंगे नहीं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, हमने ऑनलाइन कर दी थे, हमने स्कैन करे थे, हमने सरकार के आदेश पे जो तो वो जो ऑफलाइन रिकॉर्ड को हमने ख़त्म कर दी, खात्मा कर दी, हमने पूरा कर ली, और उसमें अगर बहुत से लाखों लोगों का नाम रह गए, स्कैनिंग में रह गए बोलो, गलती से रह गए बोलो, या जैसे भी आप माहौल चढ़ा, आप समझ रहे होंगे बात को आप, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? कैसा निपटेंगे इसको आप? तो बहरहाल जो चीज़ हल्के मत लो, जो चीज़ आने वाले वक्तों के अंदर दस्तावेज़ की तैयारी में, दस्तावेज़ को मजबूती देने में, हमारा किरदार, हमारी जो शिनाख्त है, पहचान है, उसको मजबूती देने में, अगर जो भी के कागज़ भी अगर बहुत अहमियत का हामिल है, जो भी कागज़ का अहमियत हामिल है, तो उसको तैयारी में, उसकी तैयारी करवाना, उसके लिए मदद के राहों को खोलना, उसके लिए उस तरह की कोशिश करना, ये आपकी सबसे बड़ी अव्वलीन अखलाकी, शरई, इस्लामी, कौमी, मिली जवाबदारी है। आप ये नहीं बोल सकते वो सरकार काम कर रही है। अरे सरकार तो काम कर रही ना, हम सरकार को बुरा नहीं बोल सकते, सरकार बिल्कुल सही काम कर रही। जब हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे बम्बई में, दिल्ली में, इधर उधर, तो सरकार के जो लीडर है, बोलो सरकार है, उनके जहन में सवाल उठ रहा, एक शक शुबा उठ रहा कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई लाखों लोग घुस गए होंगे और उन्होंने बोगस बना के रह रहे होंगे। सरकार का जो नज़रिया है, सरकार का जो सोच है, विचार है, वो सही है। अरे भाई अगर तुम्हारे ज़मीन पे किसी नाजायज़ कब्जा करा, तुम लड़ते कि नहीं उससे? अगर सगे बहने समझो, अगर 5 फीट ज़मीन पे कब्जा करा, तुम कोर्ट में जाते, कचहरी में जाते, यहाँ तक कि कहीं भाई मर्डर हो जाता, हाफ मर्डर हो जाता, फुल मर्डर हो जाता, रिश्ते टूट जाते। मिसाल बता रहा, ये देश का सवाल है नहीं है। आप कैसे देश का सवाल है? जो हिंदुत्व का सपना देख रहे, जो फ़ख्र से बोलते हैं कि हमारा देश पूरी दुनिया एक हिंदुत्व का देश है, और उसके अंदर अगर इस तरह के और सरकार को महसूस हुआ ये हमको से आगे वाले वक्तों में नुकसान हो सकता, देश को नुकसान हो सकता, तो वो सही कर रहे हो, उनको बुरा मत बोलो। सरकार की जो अपनी नीति है, पॉलिसी है, सही है,
क्योंकि उसके अंदर जो लचक मिली, जो गलतियाँ मिली, जो उसके शवाहिद मिले, उसकी बुनियाद पे काम हो रहा। सरकार एकदम उठे छुटे एकदम पीछे नहीं पड़ी मुसलमानों के। सवाल ये है कि मैं पहले कह दूँ, हमको घुसपैठिया से कोई लेना देना नहीं, एक भी मुसलमान को लेना देना नहीं। सवाल क्या है, यहाँ के जो 25 से 30 करोड़ मुसलमान हैं, यहाँ के जो मुकामी है, जो मूल निवासी भारतीय है, हमको सिर्फ उनके ऊपर ही बात करना है। और जो घुसपैठिया है, सरकार का काम है कानून के ज़रिए से उनको कैसा निपटाना है, सरकार की अपनी जवाबदारी है। लेकिन उसकी आड़ में जो लाखों मुसलमानों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एक सवाल खड़े कर दिए गए हैं ज़रा सी कागज़ कमी की आड़ में, नाम की गलती की बिना पर, तो उसको हम कैसा समझ सकते हैं, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो इसके यार ये छोटा काम नहीं है साहब। इसको अगर आज से भी काम पे लगे ना 24 घंटे में, तो उसको 2 साल लग जाएंगे। ये इतना बड़ा काम है, ये इंडिया लेवल की बात कर रहा मैं। तो इसको जो है तो पहली फुर्सत में पूरे जितने पुराने यादें मिल सकती, पुराने से पुराना रिकॉर्ड बोलते ना ITI में मिलते, फीस भर के जो भी तरीका होता पूरा ला के रखो, उसकी स्कैनिंग भी करो, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लो कि भाई ये है, इतने नाम है, ये जो भी है। अब उसमें यह होगा कि कल को, अब ये बात में क्यों बढ़ा, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि उसमें मर गए और सब वो नामा भी रहते, उसका बेनिफिट और क्या रहेगा। जैसा मैं मेरी अपनी मिसाल दूंगा जो सच्चाई भी है, और यही मिसाल ऐसा समझ चलो कि हिंदुस्तान के पूरे 25 करोड़ मुसलमानों पर लागू हो जाती। मेरा नाम दुरुस्ती करने को 3 बार दिया था, उसकी पौती भी मेरे पास, लेमिनेशन करी पौती मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने 3 बार दिया, लेकिन तीनों बार मेरा नाम दुरुस्त नहीं हुआ, नाम ही नहीं हुआ, अजीब नाम आया। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद रियाजुर रहमान अंसारी, तो मेरा नाम ऐसा लिखा हुआ है इलेक्शन कार्ड के ऊपर रहमान अंसारी, रहमान जबकि एक मिडिल नेम है, या मेरे वालिद का नाम है अब्दुल रहमान, मेरे वालिद का नाम है। अब बोलो आप, और वालिद की जगह पे आया रियाज अंसारी, रहमान ओमान मोहम्मद अहमद कब गायब। ये अभी करंट की बात बता रहा मैं, अभी करंट की बात करूँगा, मैं डालूंगा। अब 3-4 बार डाल दिया मैंने, अब वो 3-4 बार डाल दिया, वो नाम सही नहीं हो रहा, आदमी बोर हो जाता ना, फिर 3 बार आपको याद है दे रहे पीछे पर रहकर नाम गलत हो जा रहा। तो बोलने मतलब क्या कि मिसाल दिया मैंने। अब ये मिसाल के ऊपर अगर किसी ने बोला कि नहीं तुम ये नहीं है, ये नाम अलग है, इसके ऊपर तो वाद विवाद हो गया कि तुम ये नहीं है, तुम वो नहीं है, तो कैसे हैंडल करेंगे। तो ये यादें जब तुम्हारे पास रहेंगी तो तुम जो है तो बाज़ाब्ता इसको ऐलान करो कि भाई अपने कार्ड ला के हमने यादें लाए हुए हैं, और तुम्हारा कार्ड तुम्हारी TC के हिसाब से सही है क्या, हमारे पास यादें आई भी चेक कर लो। अगर नहीं है, जैसा मैंने अपनी मिसाल दिया, तो वापस से फॉर्म भर के जो है तो पूरा उससे गट्ठी जमा करो, और 1 टाइम में जो है तो OC, जैसा कि रोशन गेट है, रोशन गेट समझो 6000 नाम में के अंदर करेक्शन का मामला आ गया, तो 6000 का गट्ठा जो है तो इसके 3-4 गट्ठे बनाओ, एक कलेक्टर ऑफिस में दो, एक निवडणूक आयोग को दो, और 2 अपने पास रखो। इस टाइम पे अगर कुछ और कम ज़्यादा हुआ तो जो है तो हम कोर्ट में कि साहब हमने हमारे हाथों से इतनी खूबसूरत मूर्ति किसी मराठी में लिख के दिए, काना मात्रा अनुस्वार रोग सब लिख के दिए, इंग्लिश के अंदर बराबर स्पेलिंग के साथ दिए, मूर्ति की इसकी राइटिंग है, देख के दूर से अंधा ही पढ़ लेगा, इतनी प्यारी राइटिंग है, उसके बाद भी गलती हो रही, इसके क्या जिम्मेदार है। कैसे अधिकारी आए, किसी को तनख्वाह 50,000 है, किसी को 30,000 है, किसी 40,000 है, ये कैसा काम कर रहे। तो हम इनको नहीं पूछना, हम कोर्ट में पूछ सकते कि साहब ये कैसा काम कर रहे, तो कोर्ट बराबर फिर उनको लेता पट्टे पे। तो ये अब सब सारी बातें आपके पास रहेंगी, OC लो, उसके अंदर यादी में नाम लिखो, बनाओ तो बड़ा गट्ठा बनाओ, उसके अंदर लिखो चुक्की से झाले लेना आओ, गलत नाम की फेरिस अलग बनाओ, हाँ, और जो सही नाम है सत्य नाम है उसके यादी अलग बनाओ, और वो दे दो, ताकि सारी बातें हम कल को अगर हालात बिगड़े कुछ हुए, हम कोर्ट में आ सकते ना कि साहब ये ओरिजिनल नामों में ये लफड़े है, तो फिर तुम बड़े बोगस नाम है, ये नाम है, तो उसको हम कौन से एंगल से देखेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए। जब जो सही डॉक्यूमेंट दे रहे तुम उसके अंदर गलतियाँ कर दे रहे, और बोर्डे घुसपैठिया है, अरे ये क्या है, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए पहले आप। ये बातों से हम जो है तो जो फ़िरक़ा परस्त नज़रियात के जो लोग हैं, जिस तरह लोग हैं, उनको हम कामयाब होंगे, उनके नापाक इरादों को नाकाम बनाने में हम कामयाब होंगे, और जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर गलत मैसेज जा रहा है, बल्कि चला गया है कि लाखों की संख्या में जो है तो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया है। तो इसको हमको ख़ात्मा करने के लिए, अफवाहों का, इस गलत फहमियों का अदराक करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमको हर सतह से काम करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से पैनल बनाना पड़ेगा, बाज़ाब्ता इसका एक इदारा खोल देना पड़ेगा अपने अपने शोबे जात में कि इलेक्शन का विभाग इसके अंदर जो है तो, और यही पैटर्न पूरे हिंदुस्तान पे हर गांव सतह पे, खेड़े सतह पे चलाओ कि भाई अपना नाम सबसे पहले दुरुस्त कर लो, और पूरी आबादी के हिसाब से उनकी यादें अपने पास रखो। अब इसके अंदर को आरोप लगा है कि भाई घुसपैठिया है,
तो बोला गाँव की आबादी खुद 10,000 मुसलमानों की है, अब तुम बड़े उसमें 2,000 घुसपैठिया है, बताओ कहाँ है। अब जो 10,000 है उसके उसका रिकॉर्ड ये है, सरकार के पास भी है, इलेक्शन यादी के पास भी है, उनके तमाम दस्तावेज में। अब 2,000 का तुम बड़े घुसे हुए है, तो कहाँ है वो? ये 100 घुसे हुए या 50 घुसे हुए, कहाँ है वो? तो हम इस तरीके से कानूनी तौर से चुनौती दे सकते, पुलिस प्रशासन के सामने बात को पूरी कच्चा चट्टा सामने रख सकते। कलेक्टर साहब है, विभागीय आयुक्त साहब है या कोर्ट है, इनके मारिफत में हम एक लाहेमल तैयार करके इस तरह के सलीके से जाएंगे तो हमारा मौक़िफ़ मजबूत बनेगा। अगर हम खाली भाषणबाजी में रहेंगे कि वो आरोप लगा रहे, ये आरोप लगा रहे, ऐसा लगा रहे, जिससे तुम्हारा बांधकाम हो जाएगा, इससे तुम्हारा इतना कदर नुकसान हो जाएगा कि उसको संभलने को 25-30 साल लग जाएंगे, जब तक एक पीढ़ी का फन्ना फिल्ला हो जाएंगी। ये बातें थी। तो ये इलेक्शन का पूरा रिकॉर्ड आप अपने पास रखो, और ऐसा रखो कि वो रिकॉर्ड सरकार के पास भी रहना। हम बोल रहे साहब आपके पास से रिकॉर्ड हमने रखे हुए, और आप ये भी बोलिए कि हम इसलिए भी ले रहे हैं आपसे कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। जो गलत फहमी फैल रही है कि बोगस वोट है, बोगस ये मतदार यादी है, हम जब, क्योंकि ये इल्ज़ाम हम पे लग रहे हैं, जब हम आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, हमारा सबूत पेश करेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़िला इंतज़ामिया को समझने में आसानी होंगी। हम तालमेल से काम करेंगे। हमको ज़िला इंतज़ामिया से, उनसे निबंधक विभाग से हमको तालमेल से काम करना पड़ेगा कि साहब अगर कुछ कमी आए तो हम भी आपकी मदद करने को तैयार है, हम भी आपकी मदद करने को तैयार है। तो हमको ऐसी पेशकश करना पड़ेगी ताकि ये जो अफवाहें चल रही है, जो इस्लाम तराशी हो रही है, इसका हम एक कानूनी अंदाज से और अखलाकी अंदाज से और भरपूर हम जवाब दे सकते हैं। बस ये एक मेरी राय थी, ये एक मेरी अपील थी, तजवीज़ थी। उम्मीद है कि आप मेरे बात पे गौर फरमाएंगे। बोला चला माफ़। देखते रहिए पसंद न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।